अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़े मुअज़्ज़ज़ जज ने, डटे हुए जज ने काजी को साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने उनके नाम खत लिखना तक गवारा नहीं किया है। क्लीन चिट के ऊपर इतना लिख कर दे दिया कि मैं इस बेंच के अंदर नहीं बैठ सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का खड़ाक 63A की तशरीह के हवाले से आज समाअत होनी थी, समाअत ना हो सकी, बेंच टूट गया। कल दोबारा समाअत होगी। इसका क्या अहवाल है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। अभी अभी चंद लम्हे पहले इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम आया है। इमरान खान ने कहा है कि कौम इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, इनकलाब का वक्त आ चुका है। इमरान खान के कोट अनकोट जुमले। साथ साथ 2 अक्टूबर को इमरान खान के ऊपर एक अहम केस के अंदर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। शायद यही वजह है कि आज कप्तान ने यह बोल दिया है। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस के अंदर जो दरख्वास्त जमानत थी वो आज मुस्तरद कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा इंतहाई अहम वो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला। वो सुना जाना चाहिए था 6 माह होने के बावजूद, लेकिन उसके अंदर एक और नई कहानी शुरू हुई, एक नया ट्विस्ट शुरू हो गया। लगता है ऐसा है कि जाते जाते मिलॉर्ड ये आखिरी डोनट भी अपने नाम करने चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इन तमाम डिटेल्स के ऊपर बात करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड। नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा लाइक्स, शेयर, ज्यादा कमेंट्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, मिस फाइबर ग्लास, चश्मे वाली गंदी अंधी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को टच भी नहीं करना वरना 1100 वोल्ट का करंट। अब जी टॉप स्टोरी ऑफ द डे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो कि एक बड़े बेंच का हिस्सा थे, जिन्हें जस्टिस काजी फाइजर साहब ने शामिल किया था। इनके अलावा बाकी 4 के 4 जजेस का जो व्यू पॉइंट है वो सबको पता है। वो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से आज समाअत के उस बेंच में शामिल थे, लेकिन अचानक से पता चला कि उन्होंने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने माजरत कर ली है। माजरत की वजह क्या थी वो डिटेल्स कुछ सामने आई है। और फिर जस्टिस काजी फाइजर साहब ने वो वाला खत उस वक्त भरी अदालत में पढ़कर सुना भी दिया है। इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात सामने रखता हूं। उसके बाद मैं इमरान खान साहब की बात करूंगा, जिनका लेटेस्ट अभी चंद लम्हे पहले पैगाम आया। ये सबसे पहला व्लॉग होगा जिसमें खान साहब के वो रिमार्क्स शामिल किए जा रहे होंगे। सबसे पहले 63A तशरीह केस सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 63 जस्टिस मुनीब अख्तर ने साफ इनकार कर दिया है। काजी साहब को साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। यानी मौरख ये लिख रहा होगा कि तारीख में एक ऐसा जज भी आया था जिसने जाते जाते सरकार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और जबरे वक्त के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर उनमें अपना नाम लिखवा चुके हैं। और भी बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी, 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जस्टिस तरमिनल्ला, इनके नाम उनमें आ, जस्टिस आयशा मलिक। तो अब मैं जरा तफसील शेयर करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजर खानी से केस की समाअत शुरू हुई आज। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करनी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरे अदालत में नहीं आए। सब हैरान थे कि वो क्यों नहीं आए। फिर जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि कुछ देर पहले एक खत जस्टिस मुनीब अख्तर का मिला है, उसमें उन्होंने हमसे किसी को मुखातिब नहीं किया, यानी उन्होंने नाम तक लिखना गवारा नहीं किया। होता है ना, टू द मिलॉर्ड या टू द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, टू द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दिस फलां फलां, कुछ भी नहीं लिखा, खाली 4 जुमले थे। वो क्या थे? कुछ देर पहले एक खत जस्टिस मुनीब अख्तर का मिला है, उसमें उन्होंने हमसे किसी को मुखातिब नहीं किया। उन्होंने कहा मैं बेंच में शामिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज समाअत मुकदमात की समाअत की है। उनका आज की समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। कल दोबारा इस 63 नजरसानी केस की समाअत करेंगे। उम्मीद करते हैं कल वो शामिल होंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा। और इस तरह समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फाइजा का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। उन्होंने ये जो खत था, क्योंकि किसी के नाम पर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा इसको हम रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहे, हमें उम्मीद है कि कल वो शामिल होंगे और हम
तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारे इत्तलात के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर इस वाली मुमकिना वारदात के अंदर शामिल होने से इनकारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार कर रहा हूं, बेंच में ना शामिल होने का गलत मतलब ना लिया जाए, मेरे खत को 63 नजर खानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए ताकि तारीख इसको याद रखे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के आखिरी खत का आखिरी पैराग्राफ पढ़ा। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने रिमार्क्स दिए, आज के लिए माजरत, कल हर सूरत समाअत होगी। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का नहीं हिस्सा बनते तो हम एक और बेंच तश्कील देंगे। ये बड़ी खबर थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर अगर बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। यूं बेंच को उथलाइन दो पुथलाइन दो करके एक नया बेंच यानी मर्जी का बेंच बनाया जा सकता है। कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, मैं वो कमेंट जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। ज़ुबैर अली खान कहते हैं, एक और सीनियर जज ने पाकिस्तान के कैंगरू कोर्ट के सरबरा काजी फायज ईसा के साथ बैठने से इनकार कर दिया। पीटीआई का 63 और फिर इसके बाद क्या हुआ है, पीटीआई ने 63A नजरसानी केस का मामला जो है इस बेंच पर एतराज उठाने का फैसला कर लिया है। अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये देखा जाएगा। जस्टिस ईसा फायज साहब ने यह भी कहा है कि कल हर सूरत समाअत होगी। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है और जज शाहरुख अर्जमंद ने यह फैसला सुना दिया है। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने अडयाला जेल से एक अहम पैगाम दिया है, वो ये कि इनकलाब का वक्त आ चुका है, यानी दिस इज द राइट टाइम फॉर रेवोल्यूशन एज पर इमरान खान। उनका ये पैगाम मिसाल यूसुफजई बाहर लेकर आई हैं। अडयाला जेल से ताज़ा तरीन पैगाम दिया है और यह भी अपडेट है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। अदालत की रिकॉर्ड की नकूल फराम करने की हिदायत कर दी है। की जा सकती है नहीं बल्कि की जाने लगी है 2 अक्टूबर को। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अक्टूबर का जो दूसरा या पहला हफ्ता होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक और वारदात जो हमें डलती हुई नजर आ रही है वो मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान की सूरत है। इसको जरा आपने बड़े गौर से देखना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया है कि मौजूदा पार्लियामान के पास इतना मजबूत मैंडेट नहीं है कि इसमें इतनी बड़ी आईनी तरामीम की जाए। इसके ऊपर तो हर बंदा मुत्तफिक होगा कि भाई आपके पास अक्सरियत ही नहीं है, आप क्यों आईनी तरामीम कर रहे हैं, और वो भी इतनी मुतनाज़ा किस्म की आईनी तरामीम। हर बंदा मुत्तफिक होगा। लेकिन इससे अगले जुमले में वारदात है, वो जुमला मैं पढ़ के सुना देता हूं। वो फरमाते हैं, पार्लियामान की असर नौ तश्कील के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। मैंने आपको पहले काफी दिन पहले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की जाएगी, साथ साथ वारदात डालने में भी पूरा हिस्सा डाला जाएगा। तायीद ये कि ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, आईनी तरामीम नहीं होनी चाहिए, खान साहब ने कहा मैंडेट था उनको वापस मिलना चाहिए, इसलिए नया इंतखाबात। दूसरे जुमला, नया इंतखाबात होने चाहिए। नया इंतखाबात क्यों भाई, किस लिए? खाला जी का बाड़ा है। और भाई जिन्होंने 2 असम्बलियां टूटने के ऊपर इंतखाबात नहीं कराए, आपको 1.5 साल तक लटकाए रखा है, 1 साल तक, वो आपको लगता है कि आपके इंतखाबात के मुतालबे के ऊपर आपको इंतखाबात करा कर देंगे। 8 फरवरी को मैंडेट आपका था, फॉर्म 45 के मुताबिक जीती हुई हुकूमत आपकी है, जीती हुई बाजी आपकी है। 180 अराकीन आपके, आप कहते हैं अराकीन असम्बली 180 हमारे हैं। कौमी असम्बली ऑलरेडी आपको बतौर जमात पीटीआई तस्लीम कर चुकी है, और फिर किस चक्कर में पड़ रहे हो भाई? अगर मौलाना ये कह रहे हैं तो उसको एंडोर्समेंट क्यों दे रहे हो? नए इंतखाबात कब होंगे? आपको लगता है कि ऐसे मुल्क के अंदर जहां 5 साल तक सरबरा यानी कि प्रेसिडेंट जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रहा होता है, वहां पर आपको नए इंतखाबात करा कर देंगे, या इन हाउस चेंज होगा, आपको पता भी नहीं चलना। ये फिर रिफॉर्म्स के चक्कर में आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आपकी सोच भी नहीं होगी, और फिर वही बात होगी कि ऑन बोर्ड आप सारे होंगे। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चले जी, अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है कराची। कल कराची ने सिस्टम को बड़ी ना कर दिया। कल कराची ने जो कुछ किया है उसके ऊपर उनको हैट्स ऑफ बोलना बनता है। कराची से इतनी तवक्को नहीं थी। अवाम का जम्मे गफीर, इसमें हलीम आदिल शेख, वहाँ की मरकज़ क़यादत, इरफान खान, इरफान जिलानी, और इसके अलावा वो जो बड़े यंग से इनके एक और एमएनए हैं, मुझे याद नहीं, एमपीए के कैंडिडेट हैं जिनको उठाया भी गया था, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, उनका किरदार, और फिर इसके अलावा वहाँ की ग्रास रूट लेवल की जो क़यादत है, उन्होंने कल समा बांध दिया है कराची के अंदर। मैं वो विजुअल्स दिखा नहीं सकता यहाँ पर, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक के बड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन कराची सेड नो टू द सिस्टम एंड सेड यस टू इमरान खान कॉल, ये मानना पड़ेगा।
اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں جی. انتخابات میں دھاندلی کیسز کا فیصلہ 6 ماہ میں ہونا تھا. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے. انتخابات میں دھاندلی کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں ہونا تھا, لیکن آج 7 ماہ بعد سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے دیا. یعنی آپ نہ ہی سمجھیں, انتخابات دھاندلی کیسز کی تحقیقات کب مکمل ہوں گی یہ ابھی تک سوال ہے, اور سوالیہ نشان شاید رہے گا. سپریم کورٹ نے پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز تعینات کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. اچھا, اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کی باہمی رضامندی سے 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل رہیں گے, جبکہ 4 الیکشن کمیشن ریٹائرڈ جج پنجاب میں بطور الیکشن ٹریبیونل تعینات کرے گا. پنجاب الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اور ملک کا نظام یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ کارساز حادثہ کیس کی جو مرکزی ملزمہ تھی نتاشا دانش, 10 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض ان کی آج درخواست ضمانت کی منظور کر لی گئی. یہ سسٹم ہے جہاں پر جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے قتل بھی لیجٹمیٹ چیز بن جاتا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کو سسٹم راستہ دیتا ہے اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے. ایلیٹ کلچرڈ سسٹم ہے, ایلیٹ کلچرڈ سسٹم. جو غریب ہے وہ 3000 روپے کی تھیفٹ کے اوپر 18 مہینے کی قید کاٹ رہا ہے, اور جو غریب ہے وہ 70 سال کی عمر دہشت گردی کے پرچے اپنے اوپر کٹوا رہا ہے. 70 سال کی عمر میں بزرگ خاتون کی جو وائرل پکچر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. 70 سال کی عمر میں غیر آئینی ترامیم کے خلاف احتجاج کے لیے بندی نکلی تھی, اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا. حد ہو گئی ہے یار, یہ سسٹم ہے ہمارا. اب اس کے اوپر بندہ اور کیا کہہ سکتا ہے. عمران خان کے خلاف بھی دہشت گردی کا ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. گزشتہ رات ایک خبر شیئر ہوئی, اس نے مجھے تو ہلا کر رکھ دیا کہ بشرا بی بی ایک بزرگ پائس خاتون ہے, سابق خاتون اول ہے, عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. ان کا دوپٹہ اتارنے کی مبینہ خبر آئی کہ اور ان کے بالوں کو چیک کیا گیا ہے. ان کے بالوں میں ایسا کیا تھا, کیوں چیک کیا گیا؟ نعیم حیدر پنجوتا کا ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ ٹویٹ, کیونکہ میں تو وہاں نہیں تھا, وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہایت افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں, عمران خان کی اہلیہ کو بے پردہ کر کے بالوں کی تلاشی لیا جانا ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے. سیاسی دشمن کو سیاسی دشمن رہنے دینا چاہیے. عمران خان کا مقابلہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کے لوگوں سے ہے جن کا سارا زور عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنا ہے. عمران خان سے لڑنا تو سیاسی میدان میں لڑائی کریں, گھر کی عورتوں کو بیجا تنگ کر کے آپ اپنی تربیت بتا رہے ہیں, شرم سے ڈوب مرو. اب اس کہانی کے اندر کتنی سچائی ہے, اصل میں واقعہ ہوا کیا ہے, یہ خان صاحب آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح آج وہ بول رہے ہیں اس کے بعد یہ ڈیٹیل رپورٹس سامنے آ جائیں گی. کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں. جیسے حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ نوجوان اور بزرگ ریاست سے کیا مانگ رہے ہیں. جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں ایک پرامن اجتماع نے مطالبہ کیا کہ گومل یونیورسٹی مکین کیمپس کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جائے تاکہ یہاں کلاسیں شروع ہوں اور اس پسماندہ علاقے کے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز شہروں میں دھکے نہ کھائیں. دوسرا وائرل ٹویٹ, عمران ریاض کہتے ہیں کہ دعا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہیں کہ یہ پارلیمان اتنی بڑی آئینی ترمیم کی اجازت نہیں دے سکتی. لیکن دوسرے جملے میں جو واردات تھی میں نے آپ کو آلریڈی ڈائسیکٹ کر کے دے دی ہے. آگے چلتے ہیں جی. صنم جاوید خان کہتی ہیں ہمارے پیسوں کے شل ہم ہی پر برسائے جا رہے. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں روشن جہاں بیگم عمر 80 سال, وہ جو بزرگ خاتون کی پکچر بڑی وائرل ہو رہی ہے, جرم عدلیہ کی آزادی کے لیے پرامن احتجاج, نہ ہاتھ میں چھڑی نہ پتھر, مقدمہ دہشت گردی کا, مدعی فاشسٹ رجیم مریم نواز شہباز نقوی سرکار. یہ ملک کے حالات ہیں, اور ان حالات کے اندر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو ہرکارے ہیں ان کو لانچ ہونے کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور آئین کے رکھوالے ہوں گے. تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.